आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। चलो लेट्स मूव जी। हाँ भाई, हमने जो फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लांट है एंड एनिमल है, उसके बहुत सारे ना सेक्शंस थे। डाइजेशन, सर्कुलेशन, इम्यूनिटी, लिम्फेटिक सिस्टम, जाइलम, फ्लोएम और न्यूट्रिशन इन प्लांट, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन सेल, ये सारी चीजें कवर कर ली हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम रह रहा है, जाइलम और फ्लोएम रहता है। तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर कर लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम किसको कहेंगे? वो सिस्टम जो गैसेस की एक्सचेंज में हेल्प करे। इसका मतलब है हम सेलुलर रेस्पिरेशन से पहले वाला स्टेप पढ़ रहे हैं, ब्रीदिंग। इसका मतलब है हम ब्रीदिंग को स्टडी कर रहे हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है ना। अब कैमरा 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 हाँ भाई, हमें क्या पढ़ना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आवाज भी कम है, क्यों मजाक कर रहे हैं? आवाज तो मेरी बहुत तेज है भाई। किसी को आवाज की इशू है क्या? सब हो क्या? अच्छा सुनिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब गैसेस एक्सचेंज को हमने पढ़ना है, ब्रीदिंग को पढ़ना है भाई। सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक और चीज थी जो कि हमने बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ ली। सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होना और एटीपी का बनना। आज हम उस सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए जो गैस एक्सचेंज होती है वो पढ़ेंगे। ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी बॉडी से। वो सिस्टम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर एनिमल किंगडम में बात करें, आर्थ्रोपोड से पहले स्किन के थ्रू था, सरफेस के थ्रू था, बॉडी छोटी थी। आर्थ्रोपोड से ट्रेकियल सिस्टम आया, ऐसे बढ़ता गया, इवॉल्व होता गया, इवॉल्व होता गया। फिशेस में गिल्स रेस्पिरेशन कर रही हैं, यानी गैसेस एक्सचेंज कर रही हैं। फ्रॉग में 3-4 सिस्टम है, गिल्स भी हैं। और अर्ली एज में, टेडपोल एज में, और उसके अलावा फ्रॉग के अंदर पल्मोनरी रेस्पिरेशन यानी लंग्स के थ्रू भी है, बकल रेस्पिरेशन माउथ के थ्रू भी है, क्यूटेनस रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू भी है। डिफरेंट कंडीशन में फ्रॉग डिफरेंट चीजों से रेस्पायर कर रहा था। इससे आगे हम रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स में देखें तो पल्मोनरी सिस्टम है, यानी रेस्पिरेशन थ्रू दी लंग्स। भाई हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो, उसमें एक चीज होनी चाहिए जो गैसेस एक्सचेंज करेगी। उस चीज को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सरफेस। क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? वो स्ट्रक्चर जो गैसेस एक्सचेंज करे, वो सरफेस, वो मेम्ब्रेन, वो जगह जहां पे गैसेस की एक्सचेंज हो। अच्छा, गैसेस एक्सचेंज का मतलब क्या है? सुनिए, रेस्पिरेटरी सरफेस क्या करेगा? गैसेस को एनवायरनमेंट से भेजेगा कहां पे? बॉडी के फ्लूइड के अंदर, यानी ब्लड के अंदर। तो एनवायरनमेंट से गैसेस का ब्लड में जाना, ये गैसेस एक्सचेंज कहलाता है। एनवायरनमेंट से ब्लड में जाना, इसका मतलब
नाक से जो गैसेस जा रही हैं, नाक से माउथ से जो गैसेस जा रही हैं, ये गैसेस एक्सचेंज नहीं है, सही है। जो फेरेंक्स से गैस अंदर जाएगी ये गैस एक्सचेंज नहीं है, ये गैस के अंदर जाने का रास्ता है, ये पाथवे है, ट्रेकिया पाथवे है, ब्रोंकस पाथवे है। लंग्स के अंदर कौन बताएगा ऐसी कौन सी चीज है जो एयर से, जिसको कहते हैं छोटी सी पतली सी सॉफ्ट सी मॉइस्ट सी थिन सी, जिसके ऊपर कैपिलरी है, जो गैस एक्सचेंज करती है, अल्वेओलाई। तो अल्वेओलाई लंग्स के अंदर आपका क्या है, रेस्पिरेटरी सरफेस। वो क्या करेगा, मतलब यहां से जो आपकी ऑक्सीजन जा रही है, ये ऑक्सीजन के जाने का रास्ता है। हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मुश्तमिल है कौन सी दो चीजों पे, हम कहेंगे एक है पाथवे, पाथवे एयर पाथवे, और दूसरे हैं हमारे लंग्स। उस लंग्स के अंदर अल्वेओलाई को डिस्कस करेंगे, ठीक है। लंग्स तक जो भी चीजें हैं वो एयर का पाथवे है। ऐसे भी हम डिवाइड करेंगे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कि पाथवे और लंग्स पढ़ने हैं, और हम ऐसे भी डिवाइड करेंगे कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक को कहेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें आपका आ जाएगा नोज, और दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका थ्रोट के अंदर फेरेंक्स, और उसके बाद आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो आएगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो आएगा उसमें आपका आ जाएगा लैरिंक्स, इसमें आ जाएगा आपका ट्रेकिया, इसमें आ जाएगा आपका ब्रोंकाई यानी ब्रोंकस, और इसमें आ जाएगा आपका लंग्स। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। लैरिंक्स से ऊपर, फेरेंक्स से मतलब ऊपर, ये आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। रिकॉर्डिंग हो रही है भाई। अल्वेओलाई लंग्स में आ गया ना भाई, अल्वेओलाई लंग्स के अंदर है, ठीक है। जो चीजें लंग्स के अंदर है वो मैंने नहीं लिखी, ओके। प्राइमरी ब्रोंकाई तक बात की है हमने। अच्छा सुने भाई, ये आपका रेस्पिरेटरी पूरा सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सरफेस में फर्क समझ आया। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी इन्वॉल्व है सारे, रेस्पिरेटरी सरफेस सिर्फ उसमें से वो जगह जहां पे एक्सचेंज हो। तो फिश के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस गिल्स पर है, ठीक है, और हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस लंग्स के अंदर है। एग्जैक्टली बात करें तो अल्वेओलाई। चलो भाई अब मुझे बताएं, जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस होना चाहिए, जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस होना चाहिए, उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज रेस्पिरेटरी सरफेस की, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, जो रेस्पिरेटरी सरफेस हो उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। हाँ कौन बताएगा। आप कहेंगे सर एक तो उसे क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए। इसका मतलब सरफेस का एरिया ज्यादा होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं, इस बात पे डिस्कस करें, फिर थिननेस पे आते हैं। अब सुने भाई, लोअर एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, वो कैसे गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, स्किन के थ्रू। मतलब स्किन से जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है वो सफिशिएंट है सारे बॉडी के सेल्स के लिए। इसका मतलब बॉडी इतनी बड़ी नहीं है, बॉडी इतनी डेप्थ में नहीं है। जैसे एनिमल कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, बॉडी के सेल्स के नंबर बढ़ जाएंगे, तो बॉडी कहेगी भाई, क्या कहेगी बॉडी, बॉडी कहेगी कोई ऐसा सिस्टम ला के दें जो ज्यादा एक्सचेंज करे, ज्यादा ऑक्सीजन मिले, हम ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकले। तो कंप्लेक्सिटी बढ़ेगी, आपके सिस्टम आएंगे, जैसे सर्कुलेटरी आया था ऐसे रेस्पिरेटरी भी आएगा। कंप्लेक्सिटी पे डिपेंड करते हैं सारे सिस्टम। अच्छा, तो सरफेस एरिया ज्यादा होने का मतलब, अगर मैं आपसे ये बात करूं, ये आपका लंग्स है एक, सपोज करें ये उसके अंदर क्या है, अल्वेओलाई है। ये क्या है, अंदर में क्या बना रहा हूं, ऐसे बना रहा हूं, वैसे ऐसी नहीं होती, मैं बना के दिखाऊंगा। ये अल्वेओलाई है,
अब मुझे बताएं, अगर लंग्स को मैंने सीधा किया, सीधा किया खोल के रखा, तो लंग्स की लेंथ बनी इतनी, यहां से लेकर यहां तक लेंथ बनी इतनी। अगर अल्वेओलाई एक को खोला मैंने, ये एक अल्वेओलाई की लेंथ दी, और ये दूसरी की लेंथ दी, ये तीसरी की लेंथ दी, और ये चौथी की लेंथ दी, फिर ये पांचवी की, फिर ये छठी की, फिर ये सातवीं की, फिर ये आठवीं की। तो देखें, थोड़े अल्वेओलाई लंग्स के सरफेस एरिया के बराबर हो गए। पता है अल्वेओलाई एक लंग्स में कितने होते हैं? 700 मिलियन या उससे ऊपर। अब मुझे बताएं, लंग्स डायरेक्ट सरफेस के थ्रू गैस एक्सचेंज करे तो ज्यादा गैस एक्सचेंज होगी, या अल्वेओलाई के थ्रू? किसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया? अल्वेओलाई का। तो ये अंगूर टाइप गुच्छे बनाना, अल्वेओलाई बनाना, अल्वेओलर सेक बनाना, ये सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए है, ताकि मैक्सिमम में मैक्सिमम गैसेस एक्सचेंज हो सके, ताकि उतनी ऑक्सीजन अंदर आ सके जितनी बॉडी के सेल्स को चाहिए, ताकि उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा सके जितनी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। मतलब डिफ्यूजन के अमाउंट को, कंटेंट को बढ़ाने के लिए। अच्छा, एक और बात, प्रॉपर्टी नंबर 2, लार्ज तो हो गया भाई, ये थिन होना चाहिए या थिक होना चाहिए? हाँ, थिन होना चाहिए। पता है 1 mm से अगर कोई मेम्ब्रेन थिक है तो उसे डिफ्यूजन नहीं होता। डिफ्यूजन होने के लिए मेम्ब्रेन को पतला होना जरूरी है, मेम्ब्रेन पतली होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन, अल्वेओलाई की जो मेम्ब्रेन होगी वो 1 mm से कम होगी। पता है कितनी होंगी? ये जनरल बात की कि 1 mm से कम होनी चाहिए, मगर आपके अल्वेओलाई की जो मेम्ब्रेन है वो पता है 0.1, आई थिंक 0.1 माइक्रोमीटर है। हाँ, 0.1 माइक्रोमीटर है। बहुत छोटी है, बहुत पतली है। तो मुझे बताएं, डिफ्यूजन क्या होगा? स्लो होगा या फास्ट होगा? डिफ्यूजन फास्ट होगा भाई। जितनी पतली उतना डिफ्यूजन ज्यादा, पोर ज्यादा बनेंगे। अच्छा, थिन होना चाहिए। उसके बाद मुझे बताएं, परमिएबल होना चाहिए या इम्परमिएबल होना चाहिए सरफेस को? हाँ भाई, मोर परमिएबल होना चाहिए। थिन होगा तो परमिएबल होगा। एग्जैक्टली। चौथे नंबर पे भाई, मॉइस्ट होना चाहिए या ड्राई होना चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए। क्यों मॉइस्ट होना चाहिए? बात ये है, अगर ये चीजें म्यूकस प्रोड्यूस ना करें, इनमें फ्लूइड ना हो, इनमें मॉइस्टनेस ना हो, तो हवा के आने जाने से ये ड्राई हो जाएंगी। फिर सेल्स का पानी निकलेगा, सेल्स मरेंगे। ठीक है ना? ड्राइनेस से बहुत सारे नुकसान होंगे, और मॉइस्ट पे गैसेस एक्सचेंज भी फास्ट होती है। तो इन जनरल मॉइस्ट होनी चाहिए। आपकी जो सरफेस एरिया है, रेस्पिरेटरी जो सरफेस है, उसके अलावा भाई मुझे बताएं, ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए या नहीं? ब्लड सप्लाई उसे होनी चाहिए या नहीं? मैक्सिमम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देंगे ही ऑक्सीजन को ब्लड, और लेंगे ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से। ठीक है, ये भाई रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज थी। ये आपका रेस्पिरेटरी सरफेस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, पाथवे और लंग्स, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अब हम स्टार्ट करेंगे किसको स्टार्ट करेंगे? थिक लिखला। किथे थिक लिखला? थिन भाई, थिन। मैंने थिन लिखा है, फेडरल में थिक लिखला नहीं लिखा होगा। थिक ऐसे लिखा होगा, सुने, ऐसे लिखा होगा कि 0.1 माइक्रोमीटर थिक। थिकनेस तो है ना, कितनी भी है तो थिकनेस ना भाई, इसका मतलब 1 mm से थिन है। समझ आई बात? लकीर के फकीर ना बने, खोपड़ी खोल के बैठे भाई। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं किसको? अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पार्ट को, जिसका नाम है नोज। हाँ भाई, नाक क्यों मिला है? नाक एक तो सेंसरी ऑर्गन है, उसके अलावा नाक का दूसरा काम क्या है? नोज का गैसेस को
इनहेल करना माउथ का काम नहीं है, माउथ का काम नहीं है गैसेस को इनहेल करना, मगर मजबूरी में करते हैं, मजबूरी में काम करते हैं, माउथ से सांस लेते हैं। हाँ अच्छा सुनिए, जब माउथ से सांस लेते हैं तो वो सिस्टम होंगे माउथ में जो नाक में है, जो नोज में है, नहीं होंगे। तो माउथ से सांस लेना कुछ हद तक नुकसानदेह होगा, मगर नाक से सांस लेना नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि नाक के अंदर बहुत सारे सिस्टम है। देखें कौन से सिस्टम है भाई, सुने। नाक का जो पहला पोर्शन है, जो ओपनिंग्स हैं दो, उन्हें हम कहते हैं नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स आपकी नाक टिश्यू की बनी हुई है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी है, बोन की, कार्टिलेज की और फैट की। बोन, ये बोन है आपका, बीच में भी एक बोन है वोमर, और ये फ्रंट वाली कार्टिलेज है, ये फ्रंट वाली जो मूव कर रही है। तो बोन, कार्टिलेज और फैटी टिश्यू का बना हुआ है आपका नोज। इन जनरल मैंने बात कर ली। इसके अंदर दो चेंबर्स हैं, दो चेंबर्स हैं, इसे हम नजल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाक के अंदर जो कैविटी है, क्या कौन सी कैविटी है? नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी में ये जो ओपनिंग्स ओपन हो रही है, खाली ओपनिंग, कोई बॉडी की बात नहीं कर रहा, खाली ओपनिंग को हम कहते हैं नोस्ट्रल। जैसे माउथ एक ओपनिंग है, कवर्ड बाय लिप्स, ठीक है, कवर्ड बाय टीथ। ओपनिंग को माउथ कहते हैं, ओपनिंग को नोस्ट्रल कहते हैं। अब इस नोस्ट्रल की मेम्ब्रेन जो है, ये जो कवर कर रही है, ये मेम्ब्रेन यहां तक भाई, यहां तक जो नजल कैविटी है, इसे हम एंटीरियर नजल कैविटी कहते हैं। एंटीरियर, पहले वाली नजल कैविटी कहते हैं। और ये जो एंटीरियर नजल कैविटी है, इसमें एयर लगे हुए हैं, इसमें एयर लगे हुए हैं। और ये जो हेयर हैं, इन्हें वेस्टिब्यूलर हेयर कहा जाता है। क्योंकि इस कैविटी का नाम क्या है? क्योंकि इस कैविटी का नाम है, नोस्ट्रल के अंदर वेस्टिब्यूलर कैविटी, वेस्टिब्यूलर कैविटी है, या वेस्टिब्यूल कह लें, या वेस्टिब्यूलर कैविटी कह लें। तो ये जो वेस्टिब्यूल है या वेस्टिब्यूलर कैविटी है, इसमें क्या प्रेजेंट है? हेयर, और इसके अलावा म्यूकस है। और इसके अलावा सुने भाई, आपकी जो नजल कैविटी है ना, जिसका एक पार्ट ये हो गया, और दूसरा इंटरनल नजल कैविटी जो है, इंटरनल नजल कैविटी जो है, उसमें एक लेयर है अंदर वाली, जिस लेयर को हम कहते हैं क्या? सिलिएटेड म्यूकोसा। सिलिएटेड म्यूकोसा आपके पूरी नजल कैविटी में है, सिलिया एंड म्यूकोसा। मतलब जो म्यूकोसा होगी वो म्यूकस भी प्रोड्यूस करेगी, और उसमें सिलिया भी होंगे। मैंने पढ़ाया हुआ है इम्यून सिस्टम में भी, डाइजेशन में भी, कि म्यूकस का क्या काम है। बताएं कमेंट में जल्दी, म्यूकोसा का क्या काम है? हाँ सुने, हेयर का काम है फिल्टर करना। हेयर का काम है हेयर को फिल्टर करना, डस्ट अंदर न जाए, पैथोजन अंदर न जाए। मगर कुछ डस्ट अंदर जाती है इंस्टीड ऑफ हेयर्स, कुछ पैथोजन अंदर जाते हैं जो हेयर से चले गए अंदर, वो उनको पकड़ेगी कौन? नजल कैविटी की म्यूकोसा। म्यूकोसा, और ये म्यूकोसा में वो पैथोजन, वो जर्म्स, वो डस्ट स्टक होगी। स्टक जैसे होगी तो वो म्यूकस बाहर निकलेगी, थ्रू द सिलिया बाहर निकलेगी। रिकॉर्ड हो रहा है भाई, क्यों बार बार रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं? मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया था। हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग, बिल्कुल हो रही है। चलो क्या कहा था मैंने? जैसे हेयर से एयर अंदर जाएगी, कुछ जर्म्स, कुछ उसमें डस्ट होगी, तो वो उस जर्म्स को और डस्ट को कैप्चर करेगी कौन? म्यूकोसा। वो म्यूकस बाहर निकलेगी, इसका मतलब है डस्ट बाहर निकल रही है, इसका मतलब है पैथोजन बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमने पढ़ा था म्यूकस मेम्ब्रेन का किस्सा। ये सारे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पर म्यूकस मेम्ब्रेन है, पढ़ा था ना हमने, याद है? याद होगा बिल्कुल। हाँ भाई, इस म्यूकस के अलावा यहाँ पे सिलिया भी है। सिलिया के अलावा यहाँ पे एक और चीज है। कौन सी चीज है? ब्लड है। बताएं कौन सी? ब्लड।
सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स हैं। सुपरफिशियल ब्लड वेसल क्या काम था, मैंने वहां पे पढ़ाया था इम्यूनिटी में, याद करें। मैंने कहा था वेदर के अकॉर्डिंग जब आप ठंडी जगह पे रह रहे हैं, ठंडी ठंडी सांसें ले रहे हैं, मतलब ठंडी हवा अंदर ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो बॉडी के लिए वो खतरनाक है। तो सर्दी के मौसम में, ठंडी मौसम में आपके नाक के अंदर नजल कैविटी की म्यूकोसा में ब्लड वेसल हैं सुपरफिशियल, जाहिर, एक्सपोज्ड, और वो ब्लड वेसल उनका टेम्परेचर होगा 37। जैसे वो ब्लड वेसल अंदर से बाहर आ रही हैं और ऑक्सीजन गैसेस बाहर से अंदर जा रही हैं, यानी अपोजिट फ्लो है इनका। तो जो गैस जाएंगी, जो गैसेस जाएंगी वो ब्लड से कनेक्ट होकर जाएंगी, यानी ब्लड से क्या लेंगी, हीट लेंगी। तो ये गैसेस क्या होंगी, ये गैसेस क्या होंगी, गर्म होंगी। इनका टेम्परेचर कौन बढ़ाएगा, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का टेम्परेचर कितना है, 37, और एयर का टेम्परेचर कितना होगा, 30। मतलब अगर 30 से बाहर टेम्परेचर कम है तो ये ब्लड वेसल जाहिर होंगी। अगर 30 से ज्यादा है तो मुझे बताएं, ये एयर को वार्म करेंगी क्या, नहीं भाई, फिर ये सुपरफिशियल नहीं होंगी, फिर ये एक्सपोज्ड नहीं होंगी। चलो, वेदर के अकॉर्डिंग ये काम करेंगी, ये समझ लिया हमने, समझ आ गई बात यहां तक? ओके सर, नोज का काम हो गया, नोस्ट्रल पढ़ लिया हमने, वेस्टिब्यूल कैविटी पढ़ ली हमने। अच्छा, ये मुझे बताएं, बीच में बोन कौन सा है जो 2 चेम्बर बना रहा है, उस बोन का नाम बताएं। VOMER, वोमर। देखें, स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कर दी, पता नहीं AR है या ER है, सुने। चलो, वोमर नाम है उसका, क्या नाम है, वोमर, जो आपके नाक को 2 चेम्बर में डिवाइड कर रहा है। चलो, ये आपका नाक हो गया। नाक के बाद भाई सेकंड पोर्शन आपका आ गया फेरेंक्स। फेरेंक्स, ये तो हमने पढ़ा था कि फूड पाइप है, ये तो हमने पढ़ा था फूड का पाइप है, मगर आज हम पढ़ेंगे कि ये एयर पाइप भी है। हाँ, पढ़ा था, ये भी पढ़ा था हमने कि फेरेंक्स के 3 पार्ट हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं नेजोफेरेंक्स, याद कर लें, बनाया था हमने। दूसरे को कहते हैं ओरोफेरेंक्स, और तीसरे को कहते हैं लैरिंगोफेरेंक्स। नाक जहां पे अंदर जाके खुलती है वहां पे नेजोफेरेंक्स, ऊपर वाला पोर्शन जो कि ओनली गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा। माउथ जहां पे खुलता है वो फेरेंक्स का पार्ट ओरोफेरेंक्स, यानी आपका फेरेंक्स माउथ से भी कनेक्टेड है, नाक से भी कनेक्टेड है। नाक भी फेरेंक्स में खुल रहा है, माउथ भी फेरेंक्स में खुल रहा है। नाक जहां पे खुल रहा है वो फेरेंक्स का पहला पोर्शन है, नेजोफेरेंक्स। माउथ जहां पे खुल रहा है वो फेरेंक्स का सेकंड पोर्शन है, ओरोफेरेंक्स। और नीचे जो पोर्शन है वो लैरिंगोफेरेंक्स। पढ़ा था हमने, क्योंकि लैरिंग्स के सामने है, लैरिंग्स के बाद जो सारा पोर्शन है वो लैरिंगोफेरेंक्स है। हाँ भाई, मुझे बताएं कि ये एयर पाइप भी हो गया तो फूड पाइप भी हो गया फेरेंक्स, है ना। चलो, फेरेंक्स की हमने बात पढ़ ली कि फेरेंक्स जो है ये 3 पार्ट्स पे मुश्तमिल है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ये जो फेरेंक्स है, ये जो फेरेंक्स है, ये जाके ओपन होगा एक स्ट्रक्चर में, एक स्ट्रक्चर में ओपन होगा, एक स्ट्रक्चर में ओपन होगा जिसका नाम होगा क्या, जिसका नाम होगा क्या भाई, लैरिंक्स। लैरिंक्स, और ये है ट्रेकिया, और ये ट्रेकिया से ब्रांचेस निकल रही हैं 2, पता नहीं इनका नाम क्या है, देते जाएं भाई इनको नाम। हाँ, ये है, इसको हमने कहा क्या, लैरिंक्स, और इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेकिया। इसको हम क्या कहेंगे, ब्रोंकस। ठीक हो गया। ये आपका यहां पे फेरेंक्स था, फेरेंक्स से ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या नाम दिया था, ग्लोटिस।
इसके ऊपर जो कवर था कार्टिलेज का, उसका नाम बताएं ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस। ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी कब होती है, कैसे होती है, हमने पढ़ लिया है, बिल्कुल डिटेल से पढ़ लिया है कि जब खाना खाएंगे, पानी पिएंगे तो ये ग्लोटिस बंद हो जाएगा बाय एपिग्लोटिस, और जब सांस लेंगे यानी खाना पीना नहीं खाएं पिएंगे, रेस्ट में होंगे, नींद में होंगे, घूम रहे होंगे, सो रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, उस टाइम आपकी नाक से सांस जाएगी, गैसेस जाएंगी, तो इस एपिग्लोटिस को ऊपर होना चाहिए, ग्लोटिस से ग्लोटिस को खुला हुआ होना चाहिए, ताकि गैसेस जो अंदर हम ले रहे हैं वो ग्लोटिस से, लेयरिंग से, ट्रेकिया से, ब्रोंकस से लंग्स में जाएं। ठीक है, मतलब ये चीजें कहां पे जाके खुलेंगी, लंग्स पे जाके खुलेंगी। चलो, ये प्योरली एयर का पाइप मैंने बनाया है। लेरिंग्स की एक बात, लेरिंग्स मसल का बना हुआ है, इसमें 2 वोकल कार्ड हैं, 2 थ्रेड हैं, मसल हैं ये भी, और ये वोकलाइजेशन का काम करती हैं, साउंड को प्रोड्यूस करती हैं। ये 2 वोकलाइजेशन, आपकी जो बॉडी के माउथ के अंदर से जो आवाज पैदा होती है, माउथ से नहीं होती, वो लेरिंग्स से हो रही है। लेरिंग्स के 2 वोकल कार्ड आवाज को प्रोड्यूस करते हैं, और उन आवाज को, उस आवाज को, उस वॉइस को, साउंड को अल्फाज देना आपकी जबान का काम है, जो कि इधर उधर होकर उनको अल्फाज देती है, लेटर्स देती है, पहचान देती है साउंड को। मैंने ये भी डिस्कस की थी कि कैसे कैसे RLMNOPQRSTU कैसे बोलते हैं, ये सारा काम जबान का है। अंदर से जो बॉडी से प्रोड्यूस होता है वो जस्ट सिंपल साउंड होता है, जैसे चीखें करते हैं हम। चलो चलो भाई सुने, अब ये ऑक्सीजन जो है फेरिंग्स से कहां तक कहां आ गई, लेरिंग्स में आ गई, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो फेरिंग्स से लेरिंग्स से फेरिंग्स में जा रही होगी। अच्छा सुने, अब ट्रेकिया की बात करें तो ये ट्रेकिया आपका बना हुआ है आपके नेक के अंदर, और इसमें सी टाइप कार्टिलेज है, तकरीबन 15 से 20 कार्टिलेज है सी टाइप, जो कि ये कार्टिलेज आपके ब्रोंकस के ऊपर भी है, ब्रोंकस के ऊपर भी है ये कार्टिलेज। ठीक है, ट्रेकिया के ऊपर भी, ब्रोंकस के ऊपर भी। एक और बात, मैंने ये सारा कुछ पढ़ाया है, तो क्या पढ़ाया था मैंने आपको, देखें ये एक लाइनिंग है, ये इनर लाइनिंग है ट्रेकिया की और ब्रोंकस की। ठीक है, ये इनर लाइनिंग है, ये क्या नाम देंगे इसको, म्यूकस प्रोड्यूस करेगी। हाँ भाई, नाम बताएं कौन सी लेयर होगी, आप कहेंगे म्यूकोसा लेयर है। अच्छा, मैं कहूं, पूछूं सेल्स में कौन से होंगे, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स का नाम बताएं। हाँ भाई, एनिमल किंगडम में नाम लिया था हमने, अर्थवर्म में नाम लिया था हमने। वेरी गुड नंदनी, वेरी गुड। गोबलेट सेल, तो गोबलेट सेल में होंगे, म्यूकस सीक्रेटिंग सेल को गोबलेट सेल कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये गोबलेट सेल यानी ये म्यूकोसा है जो म्यूकस प्रोड्यूस करती है, और इसके अलावा इस लेयर के ऊपर पता है और क्या होता है, और इस लेयर के ऊपर ऐसे ऐसे थ्रेड होते हैं म्यूकोसा पे, और ये थ्रेड जो है ये सिलिया है। अच्छा, ये थ्रेड ट्रेकिया के ऊपर भी है और ब्रोंकस के ऊपर भी है, यानी दोनों में सिलिएटेड म्यूकोसा है। ट्रेकिया में और ब्रोंकस में कौन सी म्यूकोसा है, सिलिएटेड म्यूकोसा है। सिलिया भी है, म्यूकोसा भी है। अब काम इसका आपको पता था, जैसे अगर अभी तक एयर में कुछ डस्ट वगैरह है, कुछ पैथोजन है, तो वो पैथोजन आपके ट्रेकिया से अंदर जाएंगे एयर के साथ, अगर लग गए म्यूकोसा के साथ तो वहां पे चिपक जाएंगे डस्ट भी और पैथोजन भी, और म्यूकोसा म्यूकस प्रोड्यूस करेगी, म्यूकोसा के गोबलेट सेल म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे। जैसे म्यूकस प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, तो सिलिया घूमना शुरू करेंगे, अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू करेंगे। तो सिलिया के थ्रू वो जो म्यूकस जर्म्स कंटेनिंग म्यूकस होगी वो ऊपर जाएगी। ब्रोंकस से कार्टिलेज, ब्रोंकस पे कार्टिलेज कितनी है ये पता नहीं, ब्रोंकस पे कहां तक है ये मैं पढ़ाऊंगा, बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, नंबर का मुझे भी पता नहीं कि ब्रोंकस पे कितनी कार्टिलेज है। ठीक है, बहरहाल ये जो कार्टिलेज है ये सारी जो मैंने बनाई है सी टाइप बनाई है,
सी टाइप प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस क्या है मैं बताता हूं। हाँ भाई, तो क्या कह रहे थे हम कि जर्म्स को सिलिया और म्यूकोसा मिलाकर म्यूकोसा पकड़ेगी और सिलिया उसे बाहर निकालेगी अलॉन्ग विद म्यूकस। ये काम था ट्रिकिया का, फिल्ट्रेट करना, जर्म्स को अंदर ना जाने देना, डस्ट और पैथोजन को। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये ब्रोंकस है। पता है इस ब्रोंकस को हम नाम देते हैं प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस कौन सा कहलाएगा? जो ट्रिकिया से निकलेगा। अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है ये ओपन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, किसमें? हमारे बॉडी के अंदर लंग्स में। ठीक है, ये हमारा राइट वाला लेफ्ट वाला लंग है और ये हमारा जो है राइट साइड वाला लंग्स है। अब दो लंग्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, दो लंग्स हैं, पेयर है लंग्स का, राइट एंड लेफ्ट। जो लंग्स हैं हमारे वो चेस्ट के कैविटी के अंदर हैं, चेस्ट थोरेसिक कैविटी में है, रिब्स के अंदर है, डायफ्राम जो कि स्केलेटल मसल का बना हुआ है उसके ऊपर है, स्केलेविकल बोन से नीचे है, क्लेविकल बोन तक है, यहां से क्लेविकल तक, यहां से कहां तक? डायफ्राम तक, और यहां से रिब्स तक। लेफ्ट लंग के अंदर, लेफ्ट लंग के अंदर ये लेफ्ट है, लेफ्ट के अंदर हार्ट है। तो लेफ्ट वाला जो लंग्स है हमारा थोड़ा साइज में राइट से कम है, ये डिफरेंस है क्योंकि हार्ट को इसने जगह देनी है। ठीक है, इसने हार्ट को जगह देनी है। लंग्स कहां पर है? डायफ्राम के ऊपर, क्लेविकल बोन के नीचे, यहां क्लेविकल बोन तक और रिब्स के अंदर। ठीक है, चेस्ट के अंदर, थोरेसिक के अंदर, एंटीरियर पोर्शन पे, फ्रंटल साइड पे, वेंट्रल साइड पे, डोर्सल साइड पे नहीं, रिब्स के अंदर है। चलो सुने भाई, पकार है, पकार गाड़ी। अच्छा सुने, सुने मेरी बात। अब ये और ये लंग्स एक दूसरे से साइड में, साइज में थोड़े कम है। एक लंग्स के अंदर 700 मिलियन अल्वेओलाई होंगी। अब अल्वेओलाई कहां पे होंगी? सुने, एक दरख्त है, दरख्त पे अगर 2 ब्रांचेस हो तो उसमें फल ज्यादा होगा, या दरख्त के अंदर 100 ब्रांचेस हो तो उस पे फल ज्यादा होगा। जाहिरी बात है 100 वाली पे जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होंगी उतना फल ज्यादा वहां पे लगेगा। तो अब अल्वेओलाई को ज्यादा बनाना है तो ब्रोंकस 1-2 ब्रांचेस नहीं बनाएगा, ब्रांच पे ब्रांच पे ब्रांच पे ब्रांच बनाता जाएगा। ठीक है, तो ब्रोंकस से मिलेंगे, ये प्राइमरी है एक, ये बाहर है लंग्स के, ये अंदर होकर डिवाइड होगा, सेकेंडरी ब्रोंकस बनाएगा। ठीक है, सुने मेरी बात। लेफ्ट जो आपका लंग है उसमें 2 चेंबर है, सुपीरियर एंड इंफीरियर। जो राइट वाला है उसमें 3 पोर्शन है। ये एक पोर्शन, ये मैं पिंक से पोर्शन बना रहा हूं, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। इसको कहेंगे सुपीरियर, इसको कहेंगे मीडियन, इसको कहेंगे इंफीरियर। इंफीरियर 3 पोर्शन है, 3 लोब है लंग के अंदर, एक के अंदर, और लेफ्ट वाले में 2, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। तो मुझे बताएं कौन सा ब्रोंकस 3 ब्रांचेस में डिवाइड होगा? हाँ भाई, कौन सा ब्रोंकस 3 ब्रांचेस में डिवाइड होगा? राइट वाला या लेफ्ट वाला? आप कहेंगे सर राइट वाला 3 में डिवाइड होगा और जो लेफ्ट वाला होगा वो 2 में डिवाइड होगा। राइट वाला 3 ब्रोंकस से 3 ब्रोंकस निकलेंगे, उन ब्रोंकस को क्या कहेंगे? कौन से ब्रोंकस? सेकेंडरी ब्रोंकस। कौन से? सेकेंडरी ब्रोंकाई। राइट पे कितने होंगे? राइट पे कितने होंगे? 3, और लेफ्ट पे ये कितने होंगे? लेफ्ट लंग में 2। सेकेंडरी ब्रोंकाई किससे निकले? प्राइमरी ब्रोंकाई से। अब भाई ये एक ब्रोंकाई, ठीक है, और ये दूसरा ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकस निकले हैं। अब सुने, प्राइमरी ब्रोंकाई तक कार्टिलेज थी सी टाइप,
सेकेंडरी से लेकर जो भी ब्रोंकस होंगे उनमें जो कार्टिलेज होगी वो होगी फ्लैटिनेड, वो होगी फ्लैटिनेड, प्लेट लाइक, पतली सी, ठीक है, सॉफ्ट चौड़ी। ठीक हो गया, तो पतली सी ब्रोंकस होगी। और ये ब्रोंकस कौन सी कहलाई, इसको क्या कहा हमने, सेकेंडरी। सेकेंडरी से जो ब्रोंकस निकलेंगी उन्हें हम क्या नाम देंगे बताएं, टर्शरी। टर्शरी से जो निकलेंगी उन्हें हम क्या नाम देंगे बताएं, क्वार्टरनरी। ठीक है, तो ये ब्रांचिंग में ब्रांचिंग होती जाएगी। अब सुने भाई, ये हो गए क्या ब्रोंकस, ये प्राइमरी था, इस पे सी शेप कार्टिलेज थी, जैसे अंदर गया ये बाइफरगेट हुआ 2 ब्रांचेस में या 3 ब्रांचेस में, राइट साइड 3 लेफ्ट साइड 2, तो जो 2 ब्रोंकस से 2 ब्रोंकस निकले हैं वो प्राइमरी से सेकेंडरी निकले हैं, फिर सेकेंडरी से ये टर्शरी, फिर टर्शरी से ये क्वार्टरनरी, तो ये ब्रांचेड होते जाएंगे। फाइनली ये जो ब्रोंकस हैं वो डिवाइड होके वो कन्वर्ट होंगे बिल्कुल पतले से ट्यूब में, और उन ट्यूब्स को हम कहेंगे ब्रोंक्यूल। तो जो ब्रोंकस हैं फाइनली डिवाइड होकर किस में डिवाइड हो जाएंगे, ब्रोंक्यूल, मतलब ब्रोंकस की ही ब्रांच है मगर बहुत सी पतली हैं, बहुत पतली हैं, इनकी साइज जो है वो तकरीबन 1 mm तक है। वो कितनी है, 1 mm मोटे हैं ये, मतलब बहुत पतले हैं। 1 mm इनकी मेम्ब्रेन की साइज नहीं, इनकी ओवरऑल विड्थ, ओवरऑल इनकी साइज 1 mm है। ब्रोंक्यूल की डायामीटर, वेरी गुड, डायामीटर इनकी 1 mm है। अब ये ब्रोंक्यूल ब्रोंकस से चेंज है, क्यों चेंज है, एक तो ब्रोंक्यूल के अंदर एयर होगी, हाँ भाई वो उसमें भी होगी, बिल्कुल ये बात ठीक है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि ब्रोंकस में नहीं होती, फ्लूइड होगा भाई, फ्लूइड होगा, फ्लूइड फिल्ड कैनाल्स होंगी ब्रोंक्यूल, फ्लूइड होगा इनमें, और ये पतली हैं, इनकी वाल पतली है और इनकी वाल पे कार्टिलेज नहीं होगी, इनकी वाल पर कार्टिलेज नहीं होगी ब्रोंक्यूल पर। ये डिफरेंस है ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल में, फ्लूइड फिल्ड है, एयर के साथ फ्लूइड भी है और कार्टिलेज नहीं है, और साइज इनकी बहुत पतली है, 1 mm इनकी डायामीटर है। अब ये ब्रोंक्यूल भी क्या करेंगे, ब्रोंक्यूल भी क्या करेंगे, डिवाइड। भाई इतनी डिवीजन क्यों, प्राइमरी ब्रोंक्यूल से सेकेंडरी से टर्शरी से टर्मिनल तक क्यों? आप कहेंगे सर वही बात, अल्वेओलाई को लगाना है, जितने अल्वेओलाई ज्यादा लगेंगे, देखें भाई जितने अल्वेओलाई ज्यादा लगेंगे उतना क्या होगा फायदा, कहां गया वो बोर्ड, जितने अल्वेओलाई ज्यादा होंगे तो उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो ये ब्रांचिंग क्यों हो रही है, हाँ भाई सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए है, चलो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। अब प्राइमरी ब्रोंक्यूल से, ये ब्लैक से मैंने ब्रोंक्यूल बनाया है, ये सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी से ये निकले हैं कौन से ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल, मतलब ऐसे ब्रोंक्यूल से बनते जाएंगे, ठीक है ना। आखिरी जो ब्रोंक्यूल होंगे उन्हें हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहेंगे, और उन फाइनल ब्रोंक्यूल नंबर ताजा नहीं दिया गया, फाइनल जो ब्रोंक्यूल होंगे उनके ऊपर भाई क्या होगा पता है, उनके ऊपर होगा क्या, उनके ऊपर अटैच होंगी एक और स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहेंगे अल्वियोलर डक्ट। उनके ऊपर जो डक्ट्स होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, अल्वियोलर डक्ट, उन्हें हम कहेंगे अल्वियोलर डक्ट। अब भाई अल्वियोलर डक्ट जो है, इन अल्वियोलर डक्ट के ऊपर हमारे अटैच होंगे क्या, अल्वियोलाई, ठीक है, ये अल्वियोलाई, समझ आई बात। अब मुझे बताएं कि अल्वियोलाई का नंबर कितना है लंग्स के अंदर,
अल्वियोलाई का नंबर कितना है 700 मिलियन। तो ये कैसे हुआ, ब्रांच से ब्रांच, ब्रांच से ब्रांच हो के अल्वियोलाई का नंबर ज्यादा लगेगा ब्रोंक्यूल के ऊपर, जो अल्वियोलर डक्ट लगी है उसके ऊपर 700 मिलियन के अराउंड अल्वियोलाई हैं। अब भाई अल्वियोलाई की बात आ गई है तो मुझे बताएं, ये हमने निकाली एक क्या अल्वियोलाई, तो अल्वियोलाई क्या है भाई, एक एयर की सेक है जो कि पतली है, कितनी इसकी मेम्ब्रेन की साइज बताएं 0.1 माइक्रोमीटर, और ये पतली इसीलिए है कि डिफ्यूजन फास्ट हो। और मुझे बताएं क्या ये अल्वियोलाई रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं है, क्या रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं है, यही है। तो इस अल्वियोलाई के ऊपर भाई ये क्या लगी हुई हैं, नाम तो दें इनको, ये क्या लगी हुई हैं, ये अल्वियोलाई के ऊपर ब्लड के कैपिलरी, ये क्या है, ब्लड के कैपिलरीज, ठीक है, ब्लड के कैपिलरीज हैं। और ये ब्लड की कैपिलरीज यानी इसमें ब्लड होगी और ये अल्वियोलाई में एयर होगी, ये एयर एनवायरनमेंट की है, यहाँ से एयर यानी ऑक्सीजन अंदर जाएगी और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरी से बाहर आएगी, ये गैसेस एक्सचेंज हो रही है, ये रेस्पिरेटरी सरफेस है। तो आप कहेंगे सर ये थिन होना चाहिए, हाँ भाई ये थिन है, पर है क्यों। अब कोई पूछे आपसे अल्वियोलाई की वॉल में फ्लेटिनेड सेल होंगे या कॉलमनर सेल कहते हैं ऐसे सेल, फ्लेटिनेड कहते हैं ऐसे पतले सेल। तो भाई थिन करना है तो फ्लेटिनेड सेल होंगे, ये फ्लेटिनेड सेल की इसकी वॉल बनी हुई है क्योंकि इसको पतला किया जाए, और ये पतली इसी वजह से है, डिफ्यूजन तेज होना चाहिए और मॉइस्ट है। और सरफेस एरिया देखें, ये एक है, ऐसी 700 मिलियन है तो सरफेस एरिया भी बढ़ गया, ठीक है ना। एक आदमी की पूरी बॉडी से गैसेस एक्सचेंज हो वो भी कम है, अल्वियोलाई से गैसेस एक्सचेंज हो वो ज्यादा है। क्यों कि अल्वियोलाई बहुत सारे हैं, अगर उनका सरफेस एरिया हम अपनी बॉडी के सरफेस एरिया से कंपेयर करें तो अल्वियोलाई का सरफेस एरिया हमारी बॉडी के सरफेस एरिया से भी क्या होगा, कम होगा, नहीं होगा, ज्यादा होगा। चलें भाई जल्दी आ जाएं, ये अल्वियोलर सेक के बारे में हमने बात की। अब एक और बात मैं पढ़ाऊंगा कि अल्वियोलाई के अंदर प्रोटीन होगी इलास्टिन और प्रोटीन होगी कोलाजिन अल्वियोलाई के मेम्ब्रेन के अंदर। अंडे को अगर फोड़ दें, अंडे को अगर ऐसे फोर्स दें तो अंडा टूट जाएगा या फ्लेक्सिबिलिटी शो करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल है ना बाहर वाली, एयर से वो हार्ड हो जाता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है, तो टूट जाएगा। मगर अल्वियोलाई को अगर आप फोर्स दें तो अल्वियोलाई ऐसे बॉल टाइप जो है ना, बॉल होता है प्लास्टिक का, रबर टाइप का, वो ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करेगी अल्वियोलाई, करती है, फ्लेक्सिबिलिटी है अल्वियोलाई में, हाँ है। क्यों है, इसकी वजह से इलास्टिन प्रोटीन है और कोलाजन प्रोटीन है। अब भाई अब मुझे बताएं लंग्स स्पंजी हैं या नॉन स्पंजी हैं, मस्क्यूलर हैं या नॉन मस्क्यूलर हैं, स्पंजी हैं नॉन मस्क्यूलर हैं। स्पंजी क्यों है आप कहेंगे सर अंदर से सारे होलो हैं, सारे एयर सेक हैं, एयर सेक के अंदर क्या है, पाउच है, अंदर कुछ भी नहीं है, एयर है, तो स्पंजी है और नॉन मस्क्यूलर है, स्पंजी है और नॉन मस्क्यूलर है, मतलब लंग्स खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर सकता, पेरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ है, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, अब लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए, लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए किसकी हेल्प चाहिए भाई, हाँ हेल्प पे आते हैं, और हेल्प का नाम क्या है पता है, हेल्प का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि लंग्स कैसे अंदर लेंगे ऑक्सीजन, यानी इनहेलेशन कैसे करेंगे, इनहेलेशन को और क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन का मतलब ऑक्सीजन का अंदर आना या गैसेस का कह लें, क्योंकि इसके ये जो इंस्पायरेशन होती है यहाँ पे 21% ऑक्सीजन होती है और 0.03 से 0.4 तक कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 78 या 79% आपकी नाइट्रोजन होती है, कुछ वाटर के वेपर भी होते हैं।
वेरिएबल फॉर्म में जो हम अंदर लेते हैं, मगर आपके वेपर भी बाहर आते हैं, नाइट्रोजन भी बाहर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड दुगनी होकर बल्कि बहुत ज्यादा होकर 4% होकर बाहर निकलती है। क्यों? सवाल बताएं, जवाब बताएं मुझे। 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और 4% एक्सहेल करते हैं। क्यों भाई? क्यों भाई बताएं, रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन यह है कि माहौल में थोड़ी है इसलिए थोड़ी जा रही है, और अंदर बॉडी प्रोड्यूस कर रही है तो वो भी उसके साथ बाहर आ रही है ना भाई, तो ये रीजन है। चलो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन अंदर जाती है 21% और बाहर आती है तकरीबन 16%। ठीक है, तो तकरीबन 21 में से 5% ऑक्सीजन अंदर जाती है, बाकी वही बाहर आ जाती है। सही है ना? डिफ्यूजन है ना भाई, 100 का 100% तो अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, 100 का 100 नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है कि 100 जाएगी। डिफ्यूजन कहां पे रुकेगा? इक्विलिब्रियम पे रुकेगा। टाइम दें तो इक्विलिब्रियम होगा ना। 1 मिनट में आप 15 से 20 ब्रीथ ले रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? समझ रहे हैं मेरी बात को कि ऑक्सीजन 21 में से 10.5 अंदर जाए, 10.5 बाहर आए ना। 16 क्यों बाहर आ रही है? क्योंकि हम टाइम नहीं दे रहे। टाइम देंगे तो गैसेस सप्लाई स्लो होगी। नहीं आई बात समझ? मेरे ख्याल में आ गई। टाइम देंगे, रुक के ब्रीथ को रोक लेंगे तो कितनी? थोड़ी ऑक्सीजन, दूसरी लेंगे, फिर तीसरी। हम जितनी ज्यादा ब्रीथ करेंगे उतनी ऑक्सीजन ज्यादा मिलेंगी, तो बैठ के क्या करें? वेट क्या करें? नहीं आई बात समझ? अच्छा, मैं अभी समझाता हूं आपको। मुझे बताएं, डिफ्यूजन ये इधर ग्रेडियंट है, ये इधर है। यहां पे डिफ्यूजन कहां से कहां तक होगा? ऊपर वाले से नीचे, हाई कंसंट्रेशन से लो। अब यहां पे इतना डिफरेंस है, यहां पे भी डिफ्यूजन कहां से होगा? हाई से लो, मगर यहां पे ज्यादा होगा या जहां पे डिस्टेंस ज्यादा है? ग्रेडियंट का फर्क जहां पे ज्यादा है वहां पे डिफ्यूजन फास्ट होगा। तो जैसे आपकी ऑक्सीजन अंदर होती है, जाती है ब्लड में, ऐसे ग्रेडियंट क्या होता जाता है? कम। अब ये स्पीड में डिफ्यूजन नहीं होगा, ये आपको गले पड़ जाएगा, ये आपको टाइम लेगा बड़ा, इसीलिए हम ज्यादा टाइम ब्रीथ लेते हैं। ओके ओके, डिफ्यूजन का रेट कम होता जाएगा। टाइम तो दें, डिफ्यूजन तो होगा, स्लो होगा, ज्यादा टाइम लेगा, उतनी ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिलेगी। ठीक हो गया भाई, समझ आ गई बात? अब मेरी बात सुनिए। इनहेलेशन मतलब ऑक्सीजन का अंदर लेना, और एक्सहेलेशन का मतलब क्या होगा भाई? हाँ बताएं। एक्सहेलेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाकी गैसेस को भी बाहर करना। ठीक है, तो एक्सहेलेशन को हम और क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। क्या कहते हैं? एक्सपायरेशन। हाँ, रट्टा लगा? मुझे बताएं, मुझे भी रट्टा लगवाएं भाई। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बाहर निकली? बताएं ना कमेंट में, मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं। कितनी निकली? अच्छा, ऑक्सीजन कितनी बाहर निकली? अंदर तो 21% गई, बाहर कितनी निकली? हाँ बताएं तो मैं लिखूं, मुझे याद नहीं है भाई। वेरी गुड वेरी गुड, 16। चलो चलो, ये आपको याद है। आ जाएं, अब इन दोनों का डिफरेंस स्लोली आराम से पढ़ेंगे। 5 मिनट लगेंगे, फिर हम क्लास को करते हैं वाइंड अप। सुने मेरी बात, 5 मिनट भाई, स्टार्ट किया है, अब बस की बात नहीं चलेगी। 5 मिनट सुने भाई। लंग्स के पास मसल्स नहीं है। हाँ, अच्छा मुझे बताएं, अगर लंग्स कहां पे है? डायफ्राम पे है। ये आपका क्या है? ये डायफ्राम है, ऐसे। ये क्या है आपका? डायफ्राम है। ठीक है, ये डायफ्राम है, ऐसे है डोम शेप, ऐसे है डोम शेप, रिलैक्स स्टेट में है ये। जब ये ऊपर होगा तो इसका असर लंग्स पे होगा या नहीं, और अगर नीचे आएगा तो इसका असर लंग्स पे होगा या नहीं? होगा भाई।
अगर ये नीचे आएगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऊपर जाएगा मतलब रिलैक्स होगा, अपनी जगह ऊपर है इसकी। तो नीचे जब आएगा, मुझे बताएं लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा या बढ़ेगा? लंग्स के अंदर प्रेशर बताएं भाई। जब नीचे आएगा तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। ये ऊपर आया, प्रेशर बढ़ गया। और एक और बात बताएं, और है रिब्स। और क्या है? रिब्स। अच्छा, रिब्स अंदर जाएं तो प्रेशर बढ़ेगा या बाहर आ जाएं तो प्रेशर बढ़ेगा? अंदर जाएं, नीचे और अंदर जाएं, इनवर्ड एंड लोअर साइड पे आ जाएं तो प्रेशर बढ़ेगा। तो रिब्स अंदर आएंगी तो भी प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर आप लंग्स में प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो जो लंग्स के अंदर गैसेस भरी हुई हैं वो निकल आएंगी। समझ आई बात? यानी एक्सपायरेशन में रोल है किसका? एक रिब्स का, दूसरा डायफ्राम का। मगर रिब्स को कौन अंदर बाहर करेगा? डायफ्राम को कौन अंदर बाहर करेगा? भाई डायफ्राम के साथ स्केलेटल मसल भी अटैच है एब्डोमेन के, और खुद डायफ्राम स्केलेटल मसल है खुद। तो अब ये कौन सी स्टेज में है? रिलैक्स स्टेज में है। तो ये ऊपर है, डोम शेप है। तो लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ गया है और वॉल्यूम क्या है? कम है। वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया, तो जो गैसेस लंग्स में पड़ी थी वो निकल आई। ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन भी बची हुई होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो अभी आई होगी वो भी होगी, नाइट्रोजन सारे की सारी होगी, और वाटर वेपर सारे के सारे होंगे सेचुरेटेड फॉर्म में। चलो अब मुझे बताएं एक और बात। हाँ, यहां पे रिब्स को क्या होना चाहिए? कहां पे होना चाहिए? जब सांस अंदर लेंगे, अंदर सांस लेने के लिए हमें सक्शन फोर्स चाहिए, ऑक्सीजन को अंदर खींचना चाहिए हमें। तो क्या करना चाहिए? हम लंग्स को ऐसे फोर्स करके छोड़ेंगे, एक्सपांशन करेंगे लंग्स की। तो डायफ्राम को कहां ले आएंगे? नीचे। तो डायफ्राम कौन सी पोजीशन में है? यहाँ पे रिलैक्स पोजीशन, कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन में है, नीचे आया है। तो ये कौन सी पोजीशन में है? डायफ्राम आपका कॉन्ट्रैक्ट है। और कौन सी शेप कौन सी है? फ्लैट शेप है। यहाँ पे शेप कौन सी है इसकी? डोम कहते हैं ऐसे उभरे हुए स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये फ्लैट या लेस डोम कह ले, और ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेज है, डायफ्राम नीचे है। तो ये प्रेशर यहाँ पे लंग्स पे क्या होगा? डिक्रीज, और वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज। अब रिब्स को बताएं कहां पे होना चाहिए? आउटसाइड एंड अपवर्ड, आउट एंड अपवर्ड, यहाँ पे नीचे एंड डाउनवर्ड। ठीक है, बड़ी बड़ी सांस लेके देखें ना, तो रिब्स आपके बाहर भी आ रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं। ड्यूरिंग रिब्स बाहर भी आ रहे हैं, ऊपर भी जा रहे हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन करेंगे, सांस अंदर लेंगे, तो लंग्स को क्या करना चाहिए? एक्सपांड करना चाहिए। एक्सपांड करने के लिए डायफ्राम को नीचे और रिब्स को बाहर आना चाहिए। भाई डायफ्राम तो स्केलेटल मसल है, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। रिब्स को अंदर बाहर कौन करेगा? रिब्स को अंदर बाहर करने के लिए क्या होता है? रिब्स के साथ ना मसल्स अटैच होती हैं, जिन मसल को कहते हैं इंटरकोस्टल। क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल के भाई दो टाइप्स होते हैं, एक होती है कौन सी? इंटरनल इंटरकोस्टल, और दूसरी होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और दूसरी मसल्स होती हैं इंटरनल इंटरकोस्टल। हाँ भाई, रिब्स के साथ जुड़ी हुई है मसल। कौन सी मसल? इंटरकोस्टल। इंटरकोस्टल किसको कहा? जो दो रिब्स के साथ अटैच हो, एक अंदर से होंगी, दूसरी बाहर से होंगी। एक अंदर से होंगी, दूसरी बाहर से होगी। जो बाहर से होंगी उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, जो अंदर से होंगे उनको इंटरनल इंटरकोस्टल। अब मुझे ये बताएं
दोनों एंटागोनिस्टिक हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट होगी तो दूसरी रिलैक्स होगी। कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब्स बाहर आएंगे? कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो रिब्स बाहर आएंगे? बाहर वाली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जब क्या करेगी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये कहां से है? रिब्स के बाहर से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स को कहां मूव कराएंगी? बाहर। नहीं भाई, गलत जवाब दिया है ना आपने। मैं पूछ रहा हूं रिब्स को बाहर लाना है, मतलब प्रेशर कम करना है, मतलब वॉल्यूम बढ़ाना है, मतलब ऑक्सीजन को अंदर खींचना है, मतलब इंस्पायरेशन करनी है, तो रिब्स को बाहर आना चाहिए ना भाई, डायफ्राम को नीचे जाना चाहिए ना। तो कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी? एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, आपके रिब्स बाहर आ जाएंगे, ऊपर आएंगे और बाहर आएंगे। तो इंस्पायरेशन के दौरान मतलब सांस लेने के दौरान, सांस लेने में प्रेशर क्या होना चाहिए? कम। प्रेशर कम मतलब वॉल्यूम बड़ा, मतलब कौन सी कंडीशन? एक्सपांशन कंडीशन। तो एक्सपांशन में रिब्स को कहां जाना चाहिए? आउटवर्ड जाना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए। तो आउटवर्ड और ऊपर जाने के लिए एक्सटर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स कहां जाएंगी? बाहर जाएंगी, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन अंदर आएगी। अब आप बताएं, इसी इनहेलेशन के दौरान इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कौन सी स्टेज में है? कॉन्ट्रैक्ट या रिलीज? अंदर वाली मसल वो रिलैक्स है। अब भाई यहां पे मुझे बताएं, एक्सपायरेशन के टाइम क्या करना है? लंग्स का प्रेशर बढ़ाना है और वॉल्यूम को कम करना है, यानी लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। सही है, सुकड़वाना है, लंग्स को फोर्स करना है। अच्छा, यहां पे एक बात क्लियर मुझे बताएं, अगर आपके अल्वेओलाई में ये दो प्रोटीन नहीं होती, इलास्टिन एंड कोलाजन, तो मुझे बताएं क्या ये प्रॉपर्टी हो सकती कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स की? नहीं तो लंग्स आपका अंडे की तरह होता, आप लंग्स को जोर देते हैं, फोर्स देते हैं, तो ये टूट जाता, अल्वेओलाई टूट जाती। अल्वेओलाई टूट नहीं रही, फ्लेक्सिबिलिटी है अल्वेओलाई में ड्यू टू द इलास्टिन एंड कोलाजन प्रोटीन। ओके सर, अगर कैल्शियम वगैरह आ जाए, कोई डिपोजिशन हो जाए, तो अल्वेओलाई जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, फिर गैसेस एक्सचेंज में प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम की बात ही ना करें, प्रॉब्लम से बचते रहें और सिंपल चीजें, सीधी चीजें पढ़ते रहें। सिलेबस में नहीं है, इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, एक्सपायरेशन के बारे में मुझे बताएं, क्या कहा हमने एक्सपायरेशन के बारे में? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होंगी? एक्सपायरेशन के दौरान ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो मतलब रिब्स को अंदर ला रही हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तब डायफ्राम क्या होगा? हाँ भाई, कशिश बतरा, किस टाइम कौन सी कॉन्ट्रैक्ट होंगी? कशिश बाबा, एक बात ये याद रख लें, इंस्पायरेशन करनी है ना, सांस अंदर लेनी है ना, ऑक्सीजन के लिए अंदर जगह होगी तो ऑक्सीजन जाएगी ना, तो रिब्स को बाहर लाना चाहिए ना, तो बाहर वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स बाहर आएंगी, और डायफ्राम को नीचे जाना चाहिए ना, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब नीचे जाएगा, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एक्सटर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, डायफ्राम नीचे, एक्सटर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब्स बाहर, तो प्रेशर कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, ऑक्सीजन खींची चली आएगी। जब ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, तो डायफ्राम को छोड़ देंगे, रिलैक्स कर देंगे, डोम हो जाएगा, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को कहेंगे रिब्स को अपने को अंदर लेके जाओ, ताकि यहां से डायफ्राम, यहां से रिब, दोनों लंग्स के ऊपर प्रेशर डालें, तो लंग्स के अल्वेओलाई के अंदर जो भरी हुई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाकी गैसेज हैं वो माउथ से निकल जाएं। बस अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर आप बता रहे हैं तो मैं क्लास यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं, नहीं तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। मुझे बताएं, जब क्या पूछूं मैं? हाँ, मुझे बताएं, जब आप के रिब्स
जब आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, सुने गौर से, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हैं, तो कौन सा, तो डायफ्राम कौन सी पोजीशन में है? जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, सवाल मेरा ये है, इंटरनल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल कहां गया? इंटरनल मसल जो है वो क्या है? रिलैक्स हैं। रिलैक्स है मतलब कॉन्ट्रैक्ट कौन है? एक्सटर्नल मसल कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस टाइम आपका डायफ्राम क्या है बताएं? अपवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लोअर, नीचे, फ्लैट, डोम। अब मैं बताऊं, कुछ सही है कुछ गलत है। भाई देखिए ना, इंटरनल रिलैक्स हैं तो एक्सटर्नल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट हैं तो रिब्स क्या है? रिब्स क्या है? बाहर हैं। बाहर हैं तो प्रेशर क्या है? कम है, और वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। यानी हो रहा है क्या? वॉल्यूम ज्यादा है तो क्या हो रहा है? इंस्पायरेशन। यही बात। अब जब रिब्स बाहर हैं तो डायफ्राम नीचे होगा। नीचे होगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब फ्लैट होगा। तो जिसने नीचे कहा, जिसने कॉन्ट्रैक्ट कहा, जिसने फ्लैट कहा, उसका जवाब सही है, और ये इंस्पायरेशन का टाइम है। चलो भाई, आज के लिए इतना काफी है। आगे जो चैप्टर है आपका वो सिलेबस में नहीं है, मगर कल हम इस चैप्टर की ट्रांसपोर्ट और लंग्स कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट अगर पीएमसी में क्वेश्चन है उन टॉपिक्स में तो मैं डिस्कस करूंगा, अदरवाइज हम जेनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। फिजिकल क्लासेस में जेनेटिक्स स्टार्ट कर ली थी, ऑनलाइन में नहीं की थी। पिछले दिन बहुत गर्मी थी, मैं एक क्लास लेकर 5-10 मिनट पहले ही निकल गया था। तो देखेंगे पीएमसी के एमसीक्यूज को, मैंने रेस्पिरेशन के को नहीं देखा, देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अगर सवाल नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। सर आज के लिए बहुत है, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। सर आज फिजिकल क्लास हले थी, फिजिकल छाजी हले थी वाह असद भाई, फिजिकल न हलंदी छो त अज तव्हांजी टेस्ट आहे। आज जो टेस्ट है ना एवोल्यूशन की, वो बड़े मक्खन और मलाई टाइप है, सॉल्व करके देखना। मसल्स की भी, एवोल्यूशन की बहुत अच्छी है टेस्ट।